हेलो स्टूडेंट्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहेगा। और हम कौन सा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, वो है मैथ्स का। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो आपकी वैकेंसी आ रखी है इसकी यूपी पुलिस की, उसके पहले मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब मेरे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जो वीडियोस है उससे कृपया शेयर करें। देखो, अभी जो है ना यूपीपी की वैकेंसीज आ रखी हैं। कितनी आ रखी हैं? 6244 प्लस वैकेंसीज आ रखी हैं। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स है उनके लिए सुनहरा मौका है। कैसा मौका है? गोल्डन मौका, गोल्डन चांस है। ठीक है। इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती। इसके पहले 2019 में आई थी। ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे अच्छा जो वो होता है, ट्रैक होता है, वो होता है सबसे पहले जो ओल्ड पेपर्स है। कौन से ओल्ड पेपर्स हैं? उन्हें पहले सोल्व करें। क्या करना है? सोल्व करना है। उसके बाद एनालिसिस करना है कि भैया इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का पूछा गया है। ठीक है। इसी क्रम में आज हम जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे 2019 का। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट 2019 का हम पेपर सोल्व करेंगे। किसका? वो भी मैथ्स का। ठीक है। देखो, मैं नितिन विश्वकर्मा हूँ। ठीक है। मैं ऑलरेडी पुलिस और पटवारी में सिलेक्ट हूँ। ठीक है। मुझे पता है कि पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के क्वेश्चन और भी लाएंगे, जिससे कि आपकी स्पीड और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी आपका इम्प्रूव हो सके। ठीक है। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो आपका मैथ्स का पेपर है, जो आपका सॉरी वो जो पेपर था आपका यूपीपी का, उसके अंदर क्या था? जो 38 क्वेश्चन तक था वो जीएस का था। ठीक है। 38 के बाद जो 39 क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो है मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है। तो हम 39 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी से आधा कुशल है। ठीक, क्या बोला? ए बी से आधा कुशल है। कुशल और सी से तिगुना कुशल है। जो सी से तिगुना कुशल है वे तीनों मिलकर एक काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ये देखो, ये किस किस टॉपिक का है? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। कार्य और समय का। ठीक है। उसने सबसे पहले क्या बोला है कि ए बी से आधा कुशल है। ये क्या है? जो बी है उससे कैसा है? आधा कुशल है। आधा पहले तो बी का पता होना चाहिए ना, बी कितना कुशल है। हम मानते हैं कि बी जो है 2 कुशल है, दुगुना है। ए से आधा 1 कुशल होगा। ठीक है। ये ए और बी की है ना। उसके क्या बोला है? कुशल है जो। तो सबसे पहले आपको है ना जो और में अंतर समझना है। ठीक है। देखो, जो ये जो है वो कब किसके साथ लगता है? जो ये जो अपना स्टेटमेंट दिया है इसमें जो सेकंड वाला है उसके साथ जो लगता है। और जो और है वो किसके साथ लगता है? जो हमारा स्टेटमेंट में फर्स्ट जो मेंबर की बात करें उसका लगा। अगर यहाँ पर होता है कि ए बी से आधा कुशल और सी से तिगुना कुशल है, तो हम बोलते हैं कि ए सी से तिगुना कुशल है। पर यहाँ क्या लगा हुआ है? जो लगा हुआ है। ठीक है। जो कि ये जो सी का जो रिलेशन है वो हमें सेकेंड वाले से लगाना। ठीक है। बी सी से तिगुना कुशल है। ठीक है। क्या बोला है दूसरे स्टेटमेंट? जो बी है वो सी से कितना? 3 गुना। 3 गुना बी जो है 3 हो जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर हमको पता है क्या कि भैया एक ही जो व्यक्ति है उसकी जो कुशलता है वो 2 जगह अलग अलग नहीं हो सकती। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी और इसकी जो दोनों की कुशलता सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है?
2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 6। इसका मतलब किसी तरह अगर अपन इन दोनों को 6 बना दे तो सही बन जाएगा भैया, सही हो जाएगा। देखो 2 को अगर 6 बनाना है हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। अगर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा है ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार यहाँ इसको 6 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 का अगर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार हमारा जो नया जो रेशो है इसका एफिशिएंसी या कुशलता का, वो कितना हो गया, 3/6। और ये कितना हो गया, 6/2। इसका मतलब कि ए रेशो बी रेशो सी का जो कुशलता का जो हमारे पास रेशो आ गया, देखो ए का कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, मानते हो, ठीक है। बी कितना कुशल है, 6 कुशल है, सॉरी ये 3 है ए, बी 6 है, सी कितना है, 2 है। यहां तक समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला कि यदि बी अकेले यह काम 6 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो कुल कार्य है वो क्या होता है, कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य होता है जितने दिन इंसान को लगे, ठीक है, दिन, और वो इंसान किस क्षमता से काम कर रहा है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इन्हीं का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वही हमें कुल कार्य देता है। तो देखो हमें किसकी एफिशिएंसी दी हुई है, किसकी क्षमता दी हुई है, नहीं किसके दिन दिए हुए हैं, वो दिए हैं बी के, ठीक है। बी कितने दिन लेता है, 6 दिन। तो हमें बी की क्षमता भी लेनी पड़ेगी, यहाँ बी की क्षमता कितनी है, 6 है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब कुल कार्य कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। ये है कुल कार्य। अब हमें क्या पूछा है कि वे तीनों मिलकर कितने दिन में यह कार्य पूरा कर देंगे, मतलब ये तीनों को मिलकर अपन को कार्य बताना है, ठीक है। देखो जब तीनों मिलेंगे तो इनकी जो क्षमता है वो भी प्लस हो जाएगी। देखो काम तो अगर दिन निकालना है, अगर यहाँ से डे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दिन को तो यहीं रहने दो, और जो कुल कार्य था, है ना, कुल कार्य के नीचे क्या आ जाएगा, हमारा क्षमता आ जाएगी, ठीक है। ये क्षमता या एफिशिएंसी है ना, ये आ जाएगी। तो हमें दिन निकालना है, तो देखो कुल कार्य हमारा एक ही रहेगा, ठीक है, भले वो ए करे बी करे, ए बी सी तीनों मिलकर करे। कुल कार्य कितना था हमारे पास, 36 था, और तीनों की क्षमताएं कितनी थी, 3 और 6 9 और 3 11। इसका मतलब कि हमारे पास कुल क्षमता 11 आ गई। अब इसको काट देते अपन, तो देखो 11 3 33 बचेगा 3 पॉइंट, ये पॉइंट लगने से 30 का वो 3 का 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 22 आ जाएगा, 8 बचेंगे तो उसका 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 बार घटेगा। तो हमारा कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 3.27 दिन में ये काम वो तीनों मिलकर पूरा कर देंगे। कौन सा ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। क्या बोला उसने कि एक दूरी है, कितनी है, 75 किलोमीटर की, ठीक है। तो देखो ये पूरी दूरी है 75 किलोमीटर की, ठीक है। उसने क्या बोला कि 8 घंटे में टोटल तय करी। उसके बाद उसने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर की रफ्तार से और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर की रफ्तार से तय करी। तो हम मान लेते हैं कि उसने जो है यहां से यहां तक क्या करा, साइकिल से तय करी, ठीक है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक साइकिल से तय करी, और फिर यहां से यहां तक उसने किससे साइकिल पैदल चली, और यहां से यहां तक उसने साइकिल से चली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लाइन खींच देते हैं ये वाली, ये किससे, पैदल, ठीक है, ये साइकिल से कवर करी। हमें नहीं पता कि इसने कितनी कितनी दूरी तय करी, पर ये पता है कि इस यहां से लेके यहां तक जो उसे समय लगा है वो 8 घंटे लगे। और ये कुल दूरी भी हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो अगर हम माने कि जब वो पैदल चला तो उसने x किलोमीटर की दूरी तय करी, मान लिया, कब, पैदल चलने पे। उसी प्रकार अगर वो साइकिल से चलता है तो कितने किलोमीटर की दूरी करेगा, तो देखो 75 टोटल थी, x किलोमीटर वो किससे चल गया, पैदल, बचेगा कितना, 75 माइनस x किलोमीटर बचेगा, ये उसने किससे कवर करी होगी, साइकिल से कवर करी होगी। तो देखो x किलोमीटर कवर करने में उसको कितना समय लगा, हमें टोटल समय दिया हुआ है तो हम सबको समय में निकाल लेते हैं।
तो x किलोमीटर को वो किस स्पीड से तय कर रहा था, 5, पैदल वाली है ना, प्लस साइकिल से कितनी दूरी तय करी उसने, 75 माइनस एक्स, और इसे किस स्पीड से तय कर रहा था वो, 12 की स्पीड से। ठीक है, ऐसे में वो टोटल 8 घंटे लगा रहा था। ठीक है, तो देखो ये होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल होता है समय। अगर हम समय का फॉर्मूला सबको पता होता है, सबको पता है, वो होता है दूरी बटे चाल, पता है ना। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 60, ये 12 एक्स प्लस यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 माइनस एक्स इक्व टू 8। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जो 60 है ये यहाँ चले जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 12x प्लस 75 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 50 और 25 में तोड़ लो, 50 से 5 में करेंगे 250 हो जाएगा, 250 और 125 कितना हो जाएगा, 375। ठीक है, अगर 75 को ऐसे नहीं करना चाहता तो 75 दूनी 150, 150 का दुगना करोगे 300, 300 के बाद एक 75 और बच जाएगा, तो हो गया 375 माइनस ये होगा 5x और 8 छंग 48, ये हो जाएगा 480। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7x। ठीक है, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, x को यहीं रख दो, जब 7 को इससे अपन डिवाइड या भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 15, 15 सते 105 होता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि पैदल तय करी गई दूरी ज्ञात करें। तो पैदल हमने कितने किलोमीटर तय करी थी, x किलोमीटर, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का जो कहते रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे हम लोगों को कितने बदलना है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में बदलना है। ठीक है, तो देखो हम डायग्राम ले लेते दोनों का, शंकु का भी ले लेते हैं और गोले का भी ले लेते हैं। सबसे पहले अपन गोला बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा गोला। ठीक है, इसको किस में बदलना है, हमें हमें बदलना है इसको शंकु में। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है कि इसकी जो वो है क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या मतलब ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ क्या बोला उसने, ऊंचाई, हमें कितनी ऊंचाई वाले शंकु बनाना है, 10 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले शंकु बनाना है। तो देखो कुछ भी करें अपन, इसका जो जितना भी अपने पास वो है क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम है इसका, वो वॉल्यूम इसका भी उतना ही रहेगा। ठीक है, इसको पिघला लो, गला लो, तोड़ लो, फोड़ लो, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसका भी वॉल्यूम रहेगा। इसका मतलब कि दोनों का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो जो गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और हमारा शंकु का कितना होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखो पहले तो पाई से पाई काट दो दोनों को। ठीक है, नीचे 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो आर है, यहाँ का आर चेंज होगा तो इसको अपन अलग नाम देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ कितनी है इसकी रेडियस या त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इक्व टू यहाँ आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, R2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी है हमें, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इस 10 से यहाँ का एक 10 कट जाएगा तो कितने यहाँ पर बचेंगे, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 4 है और ये 100 है, और इधर हमारा R2 स्क्वायर है। ठीक है, ये हो जाएगा 400 प्लस टू R2। 400 किसका स्क्वायर रूट है, घनमूल होता है, सॉरी वर्गमूल होता है, वो होता है 20 का। इसका मतलब हमारे पास जो है ना शंकु की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 20। ठीक है, हमसे क्या पूछा है उसने, इसकी जो ये त्रिज्या है ये कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। हमसे पूछा गया शंकु का व्यास कितना है,
तो आप सबको पता होना चाहिए व्यास मतलब इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। और जो व्यास होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। देख लो यहाँ से 20 ये और यहाँ से 20 ये, इसका मतलब जो उसका व्यास हो जाएगा, त्रिज्या 20 आई थी गुना 2, व्यास कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सी वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। एक सेट ले लेते हैं अपन, कहाँ से शुरू होंगे वो, 3 से शुरू होंगे, 3 4 5 6 और 7। 5 पूर्णांक बोले हैं, पूर्णांक मतलब जो पूर्ण अंक का हो ना, वो चलते पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन किसी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण होने चाहिए। तो ये हमने 5 हमारे पूर्णांक ले लिया, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या बोला, यदि सेट में से सबसे बड़े पूर्णांक हटा दिया जाए, किसको हटाना है हमें, इसको हटाना है, 7 को हटाना है, ठीक है। तो आगे क्या बोला, हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। पहले हमसे क्या बोला, औसत पूछा और औसत में कमी निकालनी है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें औसत पता होना चाहिए। देखो एक सेट तो हमारा ये हो गया, दूसरा सेट कौन सा जाएगा, जब हम इसमें 7 को हटा देंगे क्या बचेगा हमारे पास, 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा सेट हो गया, ठीक है। हमसे औसत बोला है, देखो औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत होता है जो दिया गया नंबर से, ठीक है, इसको बोलते हैं डाटा, है ना। इसका क्या करना है, हमें सम करना है, मतलब योग करना है, ठीक है, अपॉन कुल कितना डाटा है, ठीक है, कुल कितना डाटा है, ठीक है। औसत का फॉर्मूला समझ में आ गया, मतलब कि जितने भी डाटा दिया है हमें, जो वैल्यूज दी है उसका हमें योग करना है, बटे में जितने भी हमारे पास डाटा दिया है उनको प्लस करके लिखना है, ठीक है, कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी डाटा है वो टोटल कितना है, 5 है, और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो देखो इसके लिए अलग फॉर्मूला चलेगा, सॉरी इसके लिए अलग वैल्यू चलेगी, इसके लिए अलग वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो देखो इन सब का सम कर लेते हैं अपन, यो औसत निकाल लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7, योग निकाल लिया, और ये कुल कितने नंबर है, वो है 5। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 + 6 बटे में 4। इन सबको जब अपन प्लस करेंगे, 7 5 12 6 18 18 और 5 25, ठीक है, 25 बटे 5 कितना आ गया, ये 5 आ गया, मतलब इसका जो औसत है वो कितना आ गया, 5। अब अपन इसका औसत निकाल लेते हैं, देखो 4 3 7 5 12 6 18, 18 बटे 4, इसको जब अपन काटेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 है ना। तो देखो इसका औसत कितना था, 5 था, इसका औसत कितना हो गया, 4। कितने की कमी आई है, यहाँ से यहाँ तक में कितने की कमी आई है, वो है 0.5 की कमी आई है। तो देखो जब भी अपन परसेंटेज निकालते हैं तो कमी या ज्यादा के लिए क्या करते हैं अपन, कितने की कमी है, ठीक है, कमी कितने की कमी है बटे जिससे पूछी गई है, किससे पूछी गई थी, पहले वाले से, मतलब इससे पूछी गई थी, है ना, मतलब एक बेस होना चाहिए, ठीक है, गुणा परसेंटेज निकालना है 100%, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो कमी कितने की थी, वो थी 0.5 की, किससे पूछी गई थी, मतलब पहले वाले से कितना कम हो गया, तो किससे कंपेयर करा, 5 से, तो बेस क्या आ जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा इंटू 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो पॉइंट हटेगा इसका नीचे क्या लग जाएगा, 10, एक शून्य से एक शून्य गया, 5 से 5 गया, इसका मतलब कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 10% की कमी आ जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, न्यूनतम 2 पूर्णांक जिसका गुणनफल 64 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो 64 है उसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2 32, फिर ये 2 से जाएगा, ये बचेगा यहाँ 16, फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 8, 2 से फिर जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, फिर लास्ट में 2 से जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका जो है ना ऐसा सम करना है कि वो सबसे छोटे पूर्णांक बने। अब देखो अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 लेते हैं
और दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 और 32 क्या है, एक बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा हम 2 को इधर से 2 का पेयर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और ये नीचे कितना हो जाएगा 16। ये भी कोई मतलब दो सबसे छोटे छोटे पूर्णांक नहीं, बीच का गैप ज्यादा है। हम 3 को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 और नीचे 8 लेंगे तो ये हो जाएगा। जब हम इसके बाद शुरू करेंगे तो फिर से ये उल्टा शुरू हो जाएगा नंबर। तो देखो यही दो जो छोटे छोटे पूर्णांक है, इतने छोटे पूर्णांक है जिनका जो गुणनफल क्या आएगा हमारा 64 है, और ये न्यूनतम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये मतलब हमें क्या बोला इसके बाद कि इनका जो है योग कितना होगा, यही बोला ना। तो देखो ये 8, ये 8 कितना हो गया 16, यही जो है न्यूनतम पूर्णांक है जिनका जो योग है 16 आएगा, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्णांक वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को सबसे अच्छा सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ऑप्शन से लो, ठीक है। उनमें क्या बोला किसका गुणा होना चाहिए 1200 में कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अपन सबका गुणा कर लेते हैं, अपन 1200 का पहले 2 से गुणा कर लेते हैं, फिर 1200 का 3 में गुणा कर लेते हैं, 1200 का 4 में गुणा कर लेते हैं और 1200 का 5 में गुणा कर लेते हैं। ऐसे में क्या आएगा हमारा, देखो यह होगा 2400, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 4800 और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 6000, ठीक है। देखो 2400 का हमको अलग करना है। देखो ये तो जो 100 होता है सब में जो 100 है इसको अपन अलग कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो 100 है उसका जो है ना वर्गमूल है वो 10 होता है। अपन सब में से जो है 100 को अलग ही कर लो, पहले ही अलग कर लो, ठीक है। अब बचेगा क्या 24, 36, 48 और ये 60। और हमें पता है कि 24 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है, ना ही 48 होता है ना ही 60 होता है। इसका मतलब जो 36 है किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। इससे क्या पता चल गया कि 1200 में जब अपन 3 को गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, √3+। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ी उसमें एरर थी। ये क्वेश्चन कैसा है, देखो एक बड़ा सा रूट है, ठीक है, उसके अंदर 3 दिया हुआ है प्लस, फिर एक छोटा रूट है उसके अंदर 27 दिया हुआ है, फिर प्लस करा गया है, फिर एक रूट है जिसमें 73 दिया हुआ, फिर प्लस करा गया है, फिर रूट दिया हुआ है 64, ठीक है। ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको अपन को सोल्व करना कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे पीछे जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है उसे सोल्व करते हैं। देखो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8 प्लस यहाँ 73 रहेगा, ये वर्गमूल था यहाँ पर, ठीक है। 73 और 8 कितना होता है 81 होता है। 81 किसका वर्गमूल है, वो है 9 का, 9 यहाँ से मिल गया। अब ये इक्वेशन उतार लेते प्लस 27 और यहाँ पर भी एक रूट है, ठीक है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, रूट का 36, इसको हटाएंगे तो ये 6 बाहर आ जाएगा। इसके बाद भी अभी 3 है, वो भी किस में है, रूट में है, ठीक है। इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 किसका वर्गमूल है, वो है 3 का। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है हमारा 3 है। क्वेश्चन में आया, देखो यहाँ से सबसे पहले अपन ने 64 को बाहर निकाला तो 8 बचा, 8 को 73 में जोड़ा 81 बचा, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। 81 से जब अपन 81 को वर्गमूल करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 9 को 27 में जोड़ेंगे 36 आएगा, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, 6 को फिर 3 में जोड़ा 9 आया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, तो इसका सही उत्तर क्या है, सी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x बटे वाई, क्या है x बटे वाई कितना दिया हुआ है 4/5, ठीक है, दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा उसने कि 7x + 6y = 29, यही है ना। हमसे पूछा है कि y का मान क्या होगा, है ना, y का मान क्या होगा। देखो x और y अपोन में है, इसका मतलब अपन इनके साथ किसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हम इसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो x है वो कितना आ जाएगा 4n हो जाएगा,
और y कितना हो जाएगा 5n आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं अपन, देखो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4n प्लस 6, y की वैल्यू कितनी है 5n इक्वल्स टू 29। ठीक है, अब देखो 12 चौक 48, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, n इक्वल्स टू 29। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 58 n इक्वल्स टू 29। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 29/58। जब इसको अपन काटेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1/2 है, हमसे पूछी क्या है y की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन n की वैल्यू रख देते हैं। तो 5 इंटू 1/2, देखो इसको जब अपन काटेंगे कितना आएगा 2.5, y की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। यही हमारा क्या है सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है 47 वाला। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि इन दोनों संख्या में से एक संख्या दूसरी संख्या से 14 बड़ी है, ये यहाँ लिखा गया, ये दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, एक तरफ एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है ना, और दूसरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें 60 दिया है, क्या लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ। पहला नंबर के बारे में हमें कोई बात नहीं करेगी, बस हमसे बोला है छोटा नंबर क्या है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर जो है 14 ज्यादा है, तो अपन है ना सेकंड वाले को छोटा मान लेते हैं जिसकी वैल्यू x मान लेते हैं, ये छोटा नंबर। इससे दूसरा नंबर क्या है कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। ठीक है, अब तो देखो, तो जो एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर के बराबर होता है। ठीक है, बस इसमें क्या करना हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो एलसीएम की जगह पर 60, एचसीएफ की जगह पर 2, पहला नंबर क्या था x प्लस 14। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर x था, है ना, कितना यहाँ कितना हो जाएगा 120 इक्वल्स टू x प्लस 14 इंटू एक्स। देखो यहाँ अपन दो तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला कि इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनाएं और सोल्व करें, और दूसरा कि हम जो ऑप्शन है उनकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। मेरे ख्याल से जो ऑप्शन वाला रहता है ना वो ज्यादा इजी रहता है। हम यहाँ पर ऑप्शन रख रख के देखते हैं कि भैया 120 के बराबर कौन सा आ रहा है। ठीक है, एक्स की जगह पे है ना, छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या अपन ने क्या मानी थी एक्स मानी थी, तो अपन इनको है ना छोटी संख्या एक एक करके देखते हैं। तो देखो पहले अपन क्या रखते हैं ए वाला 4 को रख के देखते हैं। तो देखो x 4 प्लस 14 इंटू 4, 14 और 4 18, 18 चौक 72, ये वाला तो नहीं आएगा। अब बी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं 5। ठीक है, देखो 5 प्लस 14 गुणा 5, देखो ये 14 और 5 19, 19 पंजे 95 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अपन सी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, क्या है 6। तो देखो ये हो जाएगा 6 प्लस 14 गुणा 6 इक्वल, देखो 14 और 6 कितना 20, और 20 छंग 120। इसका मतलब कि जब हम इस इक्वेशन में 6 की वैल्यू रखेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 6 आनी चाहिए। ठीक है, यही हमसे पूछा है कि सबसे छोटी वैल्यू छोटे क्या हो जाएगी, मतलब छोटा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती है, बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। तो देखो हमें अनुपात में कितनी दी गई है, ए को अनुपात बी, ए को कितनी कैंडियां मिलनी है, ए को मिलनी है 4, बी को कितनी मिलनी है 9। अब इसमें इनको मिलनी है रेशो में इतनी, तो इनको कुल कितनी कैंडियां होंगी उसके पास, वो हो जाएगी 13 कैंडीज, है ना, ये हमें रेशो में वैल्यू होगी। यही रेशो की वैल्यू जो हमें रियल में कितनी बताई गई है 39 कैंडियां। ठीक है,
इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39/13। 13 से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, मतलब एक की जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिहाई 12, ठीक है। और यहाँ करेंगे जब 3 का मल्टीप्लाई, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27। इसका मतलब ए को 12 मिली है और बी को 27 मिली है। उसने क्या बोला, बी को ए से कितनी अधिक मिली है, तो यहाँ हम आसानी से बता सकते हैं कि बी को ए से 15 जो कैंडीज है वो अधिक मिली है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, 15, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित चिन्हित ही वो हो जाएगा मार्कअप करने पे, ठीक है ना, करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु को 2228 में बेची गई, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो इसको मैं समझाता हूँ। क्या था, एक अपने पास वस्तु थी, ठीक है। दुकानदार ने क्या, मान लो ये बुक थी, ठीक है। दुकानदार ने क्या करा, इस पे पहले क्या करा, 10% बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा, तो इस पे जो वैल्यू है वो और मतलब मांग बढ़ने से या उसकी मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई, उसने क्या करा, इसका जो मूल्य है वो 3% और बढ़ा दे, 30%। उसके बाद क्या करा, जब ये 30% बढ़ गया, उसके बाद ज्ञानी पुरुष ने क्या करा कि इस पे 20% की छूट दे दी, छूट दे दी है ना, 20% की क्या छूट दे दी। ऐसे में उसकी जो बाद में जब वो बेची वो कितने में बची, 228 में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो बेची है ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। कितने में बेची उसने, 20% के डिस्काउंट पे बेची है ना। तो तुम सबको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट किस पर मिलता है, जो हम एक्स्ट्रा जो पैसे पहले से उसमें जोड़ रखते हैं, मतलब कि उसको बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं, है ना, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बचता है ना। तो देखो, और यहाँ पर कितने परसेंट का हमने डिस्काउंट दिया है, 20। हम मान लेते हैं कि जो 100 है पूरे वो मार्क प्राइस था, है ना, अंकित मूल्य था, और 20% की छूट दी, तो ये वस्तु कितने में बिकी होगी, 80% में बिकी होगी। और 80% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2288। देखो ये 80 की वैल्यू है और हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखो 0 से 0 गया, ठीक है। 8 से इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे यहाँ पर, 6 और 8, है ना, 6 8 8 8 64, फिर 4 8 बचेगा, 8 6 48, और ये 0। इसका मतलब इस वस्तु का जो है ना अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस जो था वो कितना हो गया था, 2860। ये कब हुआ था, जब 2 बार उस पर पैसे बढ़ाए गए। पहली बार कितने परसेंट बढ़ाया था, 10%, 10% बढ़ाया था। इसको अपन फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ये होता है 1/10 को बढ़ाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु 10 की थी, बाद में उसको 11 में लिख दिया, बाद में उसको 11 लिख दिया। दूसरी कंडीशन में क्या बोला, उसने 30% फिर बढ़ा दिया उस पर, ठीक है। 30% मतलब 3/10 बढ़ाया है, ठीक है। इसका मतलब कि वो वैल्यू जो है 10 की थी और उसने अब उसको कितना में बढ़ दिया, 13 में। सक्सेसफुल में ऐसे होता है। इसका मतलब कुल अपन जब देखते हैं तो देखो शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 थी, ठीक है। बाद में उसको कितना कर दिया गया है, 143, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान था। देखो सबसे पहले अपन लास्ट वाली वैल्यू लिख दो, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो और लास्ट वाली वैल्यू इधर रख दो, ठीक है। ये हो गया। हमें किसका दिया हुआ है, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस की वैल्यू दी हुई है, मतलब अंकित मूल्य की वैल्यू 2860 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो कितना आया हमारा, 143 आया, ठीक है। और ये कितना क्या है हमारा, ये है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने कि भैया लागत क्या है, मतलब क्रय मूल्य क्या है। तो देखो जो 2860 है वो हमारा किसका है, क्रय सॉरी लागत मूल्य की वैल्यू है, मतलब 143 की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या उसने, भैया इसका क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य क्या निकाला हमने, 100 निकाला। देखो ये इसका कितना है, 2 गुना है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 2000 रुपए, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। उसने 10% और बाद में 30% लगाया तो वो कितने का हो गया था, 2860 का। फिर इस पे उसने क्या करा, 20% डिस्काउंट दिया तो वो कितने का हो गया, 2288 रुपए का, ठीक है। तो इसका हमारा
आंसर क्या हो गया, 2000 रुपए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कपड़े की एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो, हमें पता है कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, वो होता है कुल लागत। क्या, कुल लागत। ठीक है, लागत। ऐसा नहीं कि वो 600 में खरीद लिया तो यही उसका क्रय मूल्य, नहीं, जितना खर्चा उसको वो सामान खरीदने में आया वो पूरा उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे यहाँ कुल लागत कितनी हो जाएगी, देखो 600 का तो उसने सामान लाया, प्लस 40 रुपए उसको सिलवाई भी तो लगी, ऐसा करके उसे जो उसका जो सीपी या क्रय मूल्य पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 640 रुपये में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसने क्या बोला कि इसे 12.5% के लाभ पर बेचना है हमें। ठीक है, तो देखो हमें पता होना चाहिए कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/8। ठीक है, जो ये 8 है वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, और एक जो है हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 8 रुपए में हमने खरीदा है और हमें बेचना कितने में, 9 रुपए में। ठीक है, और 8 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पर, 640। तो देखो 640 जो है 8 की वैल्यू है और हमें बेचना कितना है, 9 में है। देखो ये हो गया 8 8 64, 8 नाम 72। ठीक है, इसका मतलब इस वस्तु को हमें 720 में बेचना पड़ेगा, जब जाके हमें 12.5% का लाभ होगा। कहाँ है, डी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 2500 में खरीदी गई, 2500 में खरीदी गई मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, मतलब सीपी है, वो कितना है, वो है 2500। ठीक है, रुपए। आगे क्या बोला है, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ कमा लेता है। मतलब वो बोलता है भाई मैं तुम्हें 12% की छूट दे ही रहा हूँ, पर उसने पहले से इतना पैसा मतलब जोड़ रखा है कि जब उसे तुमको बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। इससे क्या हो पता चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया, ये जो छूट होती है वो हरदम अंकित मूल्य पर मिलती है ना। अंकित मूल्य पर क्या मिलती है, हमें छूट मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है हमें विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार जब हम हमारा क्रय मूल्य पर प्रॉफिट लेते हैं या लॉस लेते हैं तो हमारा फिर से क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आता है ना। इसका मतलब कि जो यहाँ विक्रय मूल्य था और यहाँ विक्रय मूल्य सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। कब सेम होंगे, जब हम विक्रय मूल्य मतलब एमपी पर डिस्काउंट देंगे और यहाँ सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य मतलब सीपी पर जब हम प्रॉफिट या लॉस लेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो देखो एमपी को कितने में बेचा गया, मतलब एमपी को 12% की छूट, मतलब अगर एमपी को हम 100 मान लेते हैं और 12% की छूट दी, इसका मतलब उसने 88 में उसको बेचा होगा, 88% में। इक्वल टू सीपी कितना था, 100 मानते हैं अपन, सीपी तो लिख दो ऐसे। इसको कितने में बेचा उसने, 10% लाभ पे। अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, 10% का लाभ मतलब 110 में बेचा होगा उसको। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से हमें क्या होगा, एमपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा। तो 11 दहम और 11 आठे, अब ये 2 चौक और 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो है ना एमपी अपॉन सीपी का जो रेशो है, मतलब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशो है वो कितना आ गया, 5/4। ठीक है, बोला क्या है हमें, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो हमें यहाँ एक चीज तो पता है कि भैया जो क्रय मूल्य है वो शुरुआत में हमें कितना दिया गया था उसने, 2500। ठीक है, हमें किसका निकालना है, अंकित मूल्य का। तो देखो अगर 2500 जो है 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, जिसकी दी है उससे डिवाइड, जिसकी पूछी उससे मल्टीप्लाई। 4 से जब इसको अपन काटेंगे तो ये 6, यहाँ एक 10 बचेगा, 4 दूनी 8, अब यहाँ 20 बचेगा, 4 पंजे 20, मतलब 625। एक की वैल्यू 5 ही निकालनी। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, 6 पहले 600 को 5 बार मल्टीप्लाई आएगा तो 3000 आ जाएगा।
अब 25 को 5 बार करेंगे 125 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3125 रुपए में उसने अंकित करी होगी, ठीक है, वो वस्तु को। कहाँ है 3125, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगुनी हो जाएगी, कितनी दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाले मेथड से बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या बोला उसने कि पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा ये होता है ब्याज, वो क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूल होता है, उसमें जब हम रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कितने वर्ष की दर से लिया है, और गुणा समय अपॉन 100, ये होता है हमारा ब्याज। और अमाउंट मतलब जो हमारा बाद में जो हमारा सम निकलेगा, पूरा जो मिलेगा पैसा, उस क्या होता है, जो हमने प्रिंसिपल लिया है प्लस जो हम उसको ब्याज चुकाएंगे, वो हमारा पूरा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि कितने वर्ष में जो 1500 रुपए है, 1500 मतलब पी की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू दुगनी हो जाएगी। अगर पी की वैल्यू दुगनी करनी है, इसका मतलब जो आई की वैल्यू है वो भी 1500 होना चाहिए, मतलब जो ब्याज 1500 मिलेगा, मूल जो 1500 होगा, तभी तो इन दोनों का सम होके जब हम उसको वापस लौटाएंगे अमाउंट, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक ही जगह अपन 3000 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू पी कितना था हमारा 1500, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या पूछा है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ये दोगुनी मतलब 3000 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1500 इक्वल टू पी कितना दिया हमें 1500 दिया हुआ है, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 4%, समय पूछा है बटे में 100, ठीक है, 1500 से 1500 गया, 4 एकम 4 और ये 25 बार गया जाएगा, ठीक है। तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 25 साल, ठीक है। दुगना हो जाएगा मतलब कि हमें ब्याज भी उतना ही मिलेगा, तभी तो ये दुगना हो जाएगा हमारा जो अमाउंट दिया गया है, ठीक है। और इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, वो क्या होती है, वो होती है आर इंटू टी इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। आर क्या हो गया यहाँ पर, जो हमारी दर दी गई रहती है, ठीक है, टी क्या हो गया समय, एन क्या हो गया कि भैया हमें कितने गुना करना है, कितने गुना करना है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखते हैं, देखो रेट कितना दिया हमें 4 दिया हुआ है, समय हमसे पूछा है, कितने गुना कर रहे हैं हम, 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना करना है ना, -1 इंटू 100, ठीक है। देखो ये तो 4 टी तो ऐसे रहेगा, 2 में से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये 100 बचेगा, जब टी यहीं रहने दो, 4 को नीचे ले आओ 100 के, ठीक है, 4 एकम 4 और ये होगा 25, यहाँ सिंपल निकल गया, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 साल। चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, मैं तो बोलता हूँ इसको तुम याद कर लो, अगर कभी वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना बोलेगा तो बस क्या लगाना, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर इंटू टी इक्व टू एन माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोले 1000 को 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया होगा। देखो हमारे पास मूल कितना था 1000 था, और 2 साल में वो कितना हो गया, वो हो गया 11,4.9 हो गया, ठीक है। और ये भी किस मतलब विधि से हुआ है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, मतलब सीआई से हुआ है, ठीक है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें ना मूल ब्याज पे भी ब्याज देना होता है, मतलब मूल पे तो ब्याज देना ही है, जो ब्याज आएगा उस पे भी ब्याज देना, इसलिए हमारा क्या हो गया ये बन गया, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमने ए रुपए लिया है और कुछ साल बाद वो बी हो गया, ठीक है, और बी को हम दूसरे साल के लिए ए मान लेते हैं, फिर वो उसी परसेंट से बी हो जाएगा, सेम परसेंट लग रहा ना, ऐसे में क्या हो जाता है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर हम जो हमारा ये मूल है
और जो हमारा जो आबादी में हमको मिलेगा पूरा पैसा, ठीक है, उनका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना परसेंट मिला होगा, साल की वैल्यू आ जाएगी एक साल में। तो देखो यहाँ का हम इसको क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो देखो ये तो है 1000, ये है 11,44,10,2। यहाँ से क्या होगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, ठीक है। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, वर्ग मूल निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा नंबर, इसका तो पता चल जाएगा भैया कि देखो ये जो है 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसका मतलब कि एक बाहर निकलता है, तो 100 तो हमारा यहाँ से निकल गया। अब इसका कैसे निकालें, तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो हमें नंबर दिया हुआ था, ठीक है, हम लास्ट से क्या बनाते हैं, इसके जोड़े बनाते हैं, ठीक है, लास्ट से 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और अगर उसके बाद जितना नंबर उसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट का जो वैल्यू है वो हम यूनिट डिजिट से करते हैं कि किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के। देखो 3 के टेबल को अपन पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार जब हम 7 का टेबल भी पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मतलब यहाँ जो है एक तो 3 बार में आएगा, दूसरा 7 के वर्ग में आएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो आगे वाला नंबर है ये किसका हो सकता है। तो आगे वाले नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा कोई सा वर्ग देखते हैं अपन कौन सा होता है। इससे छोटा वर्ग कौन सा होता है, वो होता है 100 का, 100 का वर्ग होता है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 11 करेंगे तो हो जाएगा 121। मतलब हमको क्या लेना है, इससे छोटा वाला वर्ग लेना, वो कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे वो 10 लगा दो, तो देखो ये 103 हो जाएगा और ये हो जाएगा 107। हमें ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से कोई सा एक जो है इसका है वर्गमूल है। हमें पता कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन, 105 का वर्गमूल निकाल लो, ठीक है। 105 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जो लास्ट वाली वैल्यू है 5 है, उसका वर्गमूल करते हैं अपन, वर्ग करते हैं, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बची हुई जो वैल्यू है उसके आगे, उसमें अपन एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 × 110। अब देखना है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है कि छोटी है। तो देखो यहाँ आ रहा है 11,025 और ये आ रहा है 11,400, मतलब ये जो है इससे बड़ी है, तो हमें क्या लेना है, बड़ी वाली वैल्यू लेना है। इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है, 107 का है। देखो 100 तो हमारे पास मूल था और हमें कितना मिल गया, वो 107 मिल गया, परसेंटेज निकल जाएगा। देखो कितना का वो मिला उसको, ब्याज 7 का मिला है, कितने पे, 100 पे, गुणा 100%, कितना आ जाएगा, 7%। इसका मतलब कि उसे कितने परसेंट का ब्याज मिला होगा, 7 का मिला होगा, सीधी बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी के बीच 11,052 का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या होगा, इनने कोई सा बिजनेस शुरू करा होगा भैया, इनको कितने का नुकसान पड़ गया, 1152 रुपए का। इसको बांटना कितने कितने में है, 7 में, 8 में और 9 के रेशो में बांटना है, ठीक है। तो कुल कितने का नुकसान हुआ रेशो में, तो 8 और 9 17, 17 और 7 24 का। रेशो हमें 24 का नुकसान हुआ और असली में हमें कितने का नुकसान हुआ, 1152 रुपए का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एक की वैल्यू कितनी आई, तभी तो हम 7, 8, 9 की निकाल पाएंगे। देखो 1, 1, 5, 2 जो है किसकी वैल्यू है, 24 की वैल्यू। हमें किसका नुकसान फाइंड करना है, ए का। ए का कहाँ गया, ये 7, मतलब हमें 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो इसको काट के देखते हैं। देखो 24 चौक 96 होता है, ठीक है। बचेगा कितना, 19, 192। 24 चौक 96 है तो 8, 24 8 192 होता है, ठीक, 8 से हमारे पास बचा क्या, 48 × 7। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा पड़ेगा, अपन इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 7 कितना हो जाएगा, 350, और 2 एक्स्ट्रा मान लेते तो 7 दूनी 14 माइनस कर देते अपन इसमें से, कितना आ जाएगा ये, 336, ठीक है। यही हमारा आंसर है। कहाँ है 336, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिया तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिया, ठीक है। तो यहां तुमको ये पता चल रहा है, पहले क्या बोला उसने, बी ने सी से ज्यादा दिया। जब बी ने सी से कितना ज्यादा दिया, 6,000 रुपये, और ए ने बी की तुलना में
कितना ज़्यादा दिया, 2000 रुपये। इसका मतलब सबसे कम किसने दिया है, सी ने। तो हम क्या करते हैं, सी की जो है कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो हम मानते हैं कि सी ने x रुपए दिए होंगे, ठीक है। तो बी ने कितने दिए होंगे, जो ये सी है इधर आके प्लस हो जाएगा, इसका मतलब बी ने कितने दिए होंगे, 6000 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है, बी की आ गई। और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बी से 2000 ज्यादा, बी ने कितने लगाया था, 6000 प्लस एक्स, इससे भी 2000 ज्यादा, इसका मतलब कि 6000 प्लस एक्स प्लस 2000, ठीक है। मतलब ए ने कितना लगाया है, 8000 प्लस एक्स, ठीक है। सी ने एक्स लगाया, बी ने 6000 प्लस एक्स लगाया और ए ने 8000 प्लस एक्स लगाया, और हमें इन तीनों का जो कुल योग कितना दिया है, 50,000 दिया, ठीक है। कितना दिया है, 50,000। तो देखो x प्लस 6000 प्लस एक्स प्लस 8000 प्लस एक्स कितना दिया है हमें, वो दिया है 50,000, ठीक है। तो देखो ये x और ये x कितना हो गए, 3x प्लस 8 6 14,000, ये 14,000 हो गया, इक्वल टू ये हो गया 50,000, ठीक है। 14,000 को 50,000 में माइनस करना पड़ेगा, 3x इक्वल टू ये कितना बचेगा यहाँ पर, 36,000, ठीक है। 3 को नीचे लाएंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12,000, ठीक है। अब हम पता कर लेते हैं कि c ने कितना भैया लगाया है, c ने कितना लगाया है, 12,000। b ने c से कितना ज्यादा, 6,000 ज्यादा लगाया, मतलब b ने कितना लगाया होगा, 8,000। a ने कितना लगाया c से ज्यादा, 8,000। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। ये a ने लगाया। हमें क्या बोला उसने, यदि कुल लाभ कितने का हुआ है, 10,000 का, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो देखो कभी भी जब भी अपन बिजनेस वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो जो जिस राशि में, मतलब जिस रेशो में उनने राशि लगाई होगी, उसी रेशो में उनको लाभ होता है, ठीक है। तो देखो हम इनकी राशियों को रेशो निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12,000, नहीं 12,000 नहीं 20,000 करो, ए का पहले लेना ए, फिर बी का 18,000, फिर सी का 12,000, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो हट गया रेशो में, और ये 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 10 बार। इसका मतलब कि उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा, 10:9:6। 10 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, 9 बी की, 6 सी की वैल्यू है, ठीक है। तो हम देखो हमें पूरे की वैल्यू दी हुई है, कितने लाभ हुआ उसको, 10 और 9 19 और 6 25, मतलब कुल उसे कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ। जो रेशो 25 है असली में कितनी है, वो 10,000 है, ठीक है। तो देखो 10,000 जो है 25 की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है कि ए को कितना लाभ हुआ, ए को कितना लाभ हुआ 10 का। देखो 25 चौक 100, ठीक है। और एक और जीरो लगा दो तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 जीरो। इसका मतलब जो ए को कितना लाभ होगा, 4,000 का, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन, ये तो गलती से लिखा गया, ये हो गया डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250 की बिक्री होती है, ठीक है। 3,050 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले तो हम ये 4 मंथ का निकाल लेते भैया कि इसकी कितनी बिक्री हुई होगी। देखो 2,000, पहले जो 500 वाले छोड़ दो, जो छोटे छोटे वैल्यू, पहले बड़े बड़े 1,000 वाली वैल्यू ले लो। 2,000, 4,000, 4 3 7,000, 7 4 11,000, यहाँ तक हमें अभी 11,000 मिल चुके हैं, प्लस 500 750, ये 1,000, एक और 1,000 मिल गया। इसका मतलब उसने 4 महीने में कितने का बेचा होगा, 12,000 का, ठीक है। हमें औसत क्या बोलता है, हमें कुल कुल जो भी होगा, कुल डाटा या कुल संख्या का योग, ठीक है, बटे में कुल संख्या, ठीक है। ऊपर क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू दी है उसका योग करना है, और नीचे कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, उसका सम करके बताना, उसका कितनी संख्या है वो लिखना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर जो उसका सम है वो कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है। ठीक है, 12,000 कितने महीने में, 4 महीने में। 4 महीने में हमें वो एवरेज कितना मिल गया, 3,000 का। मतलब कि हर महीने वो 3,000 तो कमा ही रहा है, उसे 5वें महीने में 3500 कमाना है। ठीक है, क्या करना है उसे, देखो ये 3,000 पहले महीने में, दूसरे महीने में फिर 3,000 कमाएगा, तीसरे महीने में फिर 3,000 कमाएगा, चौथे महीने फिर 3,000 कमाएगा, और 5वें महीने में इन सब का जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 3500 होना चाहिए। और यही पूछा है कि इस महीने उसको कितनी कमाई करनी पड़ेगी कि उसका जो औसत है 3500 हो जाए। 3500 करने के लिए उसको यहाँ तो 3500 कमाना ही पड़ेगा, है ना, और इन सबको भी 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 500 रुपये मिल जाएंगे और यहाँ से भी 500 रुपये एक्स्ट्रा इसके बदले उसको कमाना पड़ेगा। ठीक है, 5वें महीने में यहाँ पर भी 500 एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा और इधर भी 500 रुपये एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि उसे जो 5वें महीने में टोटल 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे इन सबके लिए भी। ठीक है, और 3500 तो खुद कमाना ही कमाना, इस महीने इसको 3500 रुपये कमाना ही कमाना, प्लस जो इनने कम कमाए हैं 500 रुपये उसको और कमाना पड़ेगा। तो उसे टोटल कितना कमाना पड़ेगा भैया, 3,500 तो कमाएगा इसे खुद के, और इन सब के भी थोड़े थोड़े और कमाना पड़ेंगे उसको 2,000 रुपये। तो ऐसे में वो कितना कमाना पड़ेगा उसको, टोटल 5,500 रुपये टोटल कमाएगा, जब जाके इनका जो एवरेज है वो 3500 बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो देखो यहाँ पर तो तुमको टोटल कितना मिल गया, 12,000 4 महीने के, है ना, 12,000 4 महीने के मिल गया, और तुम्हें कितना बनाना है उसको, 3500 का एवरेज बनाना है। ठीक है, इसका मतलब कि 3500 अगर वो हर महीने कमाता है, कितने महीने, 5 महीने में अगर 3500 कमाता है, इस समय वो कितना कमाएगा, 0 पचम 25 2 5 15, मतलब 17,500 से 5 महीने में कमाना होगा। पर उसने 4 महीने में कितना कमाया, सिर्फ 12,000। 7,000 17,500 करने के लिए उससे टोटल और कितना कमाना पड़ेगा, 5,500 और कमाना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखो क्या बोला हमसे उसने कि भैया एक बी था और सी था, ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। ठीक है, उसके बाद उनको ए भी मिल जाता साथ में, ए बी और सी ये काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, 20 दिन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना आएगा, 40। इसका मतलब अगर बी और सी की एक एफिशिएंसी है, इन दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, देखो ए बी सी की टोटल कितनी एफिशिएंसी है, क्षमता है 2 है, और बी और सी की कुल कितनी है, 1 है। तो ए की कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब ए की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, देखो बी और सी की 1 थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, करके बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 2 है, और हमें बी और सी की पता है वो कितनी है, 1 है, तो इनकी अब ए की वैल्यू रख देते हैं, 1 = 2। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। यही मैंने यहाँ करा है। उसने क्या बोला, ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो हमारे पास कुल कार्य कितना है, 40 है, और ए की क्षमता कितनी है, 1 है। ऐसे में वो कितने दिन लगाएगा, 40 दिन लगाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो पेपर था हमारा, इसमें सिर्फ 57 तक ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद भी मैं ना आगे वाले जितने क्वेश्चन शिफ्ट में हुए हैं वो भी सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और बेल आइकन को बजाना और दबाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे क्या करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलो तो आज हम हमारा सेशन ये खत्म करते हैं। ठीक, धन्यवाद।